नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों का दिन नहीं रहा, बल्कि संदेशों, प्रतीकों, दावों और सवालों का दिन रहा। कहीं सनातन और स्वाभिमान की बात हुई, कहीं महिलाओं के रोजगार का मॉडल दिखाया गया, कहीं सामूहिक विवाह के जरिए सामाजिक संदेश दिखाया गया, तो कहीं मिल्क कैपिटल का सपना सामने रखा गया। भोपाल में अटल भवन का लोकार्पण हुआ, सोलर प्लांट शुरू हुआ, सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा रवाना हुई, ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य को याद किया गया और एमपी बोर्ड के असफल विद्यार्थियों को दूसरा मौका देने की शुरुआत भी हुई। यानी सरकार ने एक ही दिन में विकास, धर्म, राष्ट्रवाद, समाज, युवा, किसान और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन राजनीति में हर तस्वीर के पीछे एक दूसरा फ्रेम भी होता है और वही फ्रेम अब सवाल पूछ रहा है। भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा 2026 को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिर्फ एक ट्रेन को हरी झंडी नहीं दिखाई, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक संदेश भी दिया। प्रदेश से पहली बार 1100 श्रद्धालुओं का दल सोमनाथ के लिए रवाना हुआ। सरकार ने इसे सनातन चेतना, राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़कर पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब अपने दुश्मनों को जवाब देना चाहता है और राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उज्जैन, महाकाल और सोमनाथ का जिक्र करते हुए सरकार ने ये भी जताने की कोशिश की कि धार्मिक पर्यटन अब आस्था के साथ अर्थव्यवस्था का भी बड़ा आधार बन रहा है। हेली सेवा, धार्मिक यात्रा, सांस्कृतिक आयोजन, सरकार अब धर्म आधारित पर्यटन मॉडल को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज आपके बीच अभी यात्रा रेल की चालू कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने अपने धार्मिक स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रारंभ की है। कितना अच्छा लगता है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर रोज हेलीकॉप्टर सर्विस चल रही है। यहाँ भोपाल से भी राजा राम का मंदिर और चंदेरी, ऐतिहासिक शिशुपाल की नगरी, वहां के लिए भी हेलीकॉप्टर सर्विस है। जबलपुर से हमारी मैहर की माता हो या कान्हा किसली पेच पन्ना हो, सभी दूर जाने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी अपने सरकार के माध्यम से चल रही है। ऐसे समय में जब 13 लोक के निर्माण हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है, एक बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद ही आर्थिक रूप से पूरा इकोसिस्टम कैसे बदलता है, यह उसका उदाहरण है। आज जहां 2022 के पहले उज्जैन के अंदर केवल साल में 25-30 हजार लोग आते थे, आज की स्थिति में प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा लोग उज्जैन में दर्शन करने आ रहे हैं। ये पूरा माहौल बदल रहा है। ऐसे में दर्शनार्थी अगर आते हैं तो होटल वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले, दुकान वाले, अलग अलग सामान के बेचने वाले, सबके जीवन में बदलाव आता है। और उससे बड़ी बात, कोई चल करके हिमाचल से, कोई चलकर जम्मू कश्मीर से, कोई दक्षिण भारत से, जब भारत के अंदर एक दूसरे के क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ के बहाने एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराते हैं, तो यह आंतरिक एकता बनती है और ये एकता एकात्मता में परिवर्तित होती है। तो मेरी अपनी ओर से आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के प्रतीक इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा की आप सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना के शौर्य को भी नमन किया। सोशल मीडिया के जरिए सरकार ने साफ संकेत दिया कि राष्ट्रवाद और सैन्य गौरव अब राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बने रहेंगे।
जय हिंद के संदेश के साथ सरकार ने देशभक्ति, सुरक्षा और मजबूत भारत की छवि को सामने रखा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो धार्मिक और राष्ट्रवादी नैरेटिव का ये मिश्रण बीजेपी की सबसे मजबूत राजनीति रणनीतियों में से एक माना जाता है, जहां संस्कृति भी है, सुरक्षा भी है और भावात्मक जुड़ाव भी। गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है। ऐसे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में विरासत से विकास की एक यात्रा प्रारंभ हुई, चहुमुखी विकास की यात्रा। जब हम विकास में भौतिक अधोसंरचना की बात करते हैं, रेल, पुल, पुलिया, सड़क, नगर, कारखाने, लेकिन इन सब बातों के अलावा जिन सनातन संस्कृति पे हमको सदियों से गर्व रहता है, ऐसे में सनातन धर्म के साथ सबको लेके चलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भावना है, उसका प्रकटीकरण आज अपने देश के अंदर दिखाई देता है। सरकार ने आज महिला सशक्तिकरण को लेकर भी बड़ा दावा किया। कहा गया कि प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 90% से ज्यादा रोजगार महिलाओं को दिए जा रहे हैं। सरकार इसे समृद्ध मध्य प्रदेश की नई पहचान बता रही है। ये सिर्फ रोजगार का मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव की तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है। एक तरफ उद्योगों में महिलाएं, दूसरी तरफ सामूहिक विवाह सम्मेलन। सीहोर जिले के आष्ठा में आयोजित 200 बेटियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली शामिल होकर इसे सामाजिक चेतना का उत्सव बताया। सरकार ने इसे दिखावे और फिजूल खर्ची के खिलाफ संदेश की तरह प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का भी बड़ा लक्ष्य सामने रखा। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ी गौशालाओं की स्थापना, गौ एम्बुलेंस सेवा और पशुपालन को नई अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बात कही। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सवाल ये भी है, क्या योजनाएं जमीन तक उसी रफ्तार से पहुंच पाएगी जिस रफ्तार से घोषणाएं पहुंचती है। दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार ने प्रयास किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ राज्य के अंदर अब दूध का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए घर घर गोपाल और डेयरी खड़ी करने के लिए अब 25 गाय माता लेकर के आप योजना बना के जाओगे तो 10 लाख रुपया हमारी सरकार आपको देने वाली। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने आमदनी बढ़ाने के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, कमाई भी आपकी, मुनाफा भी आपका, लेकिन केवल आपकी आंखों में खुशी की चमक आ जाए, इसीलिए हमारी सरकार जो दूध का उत्पादन करने जा रहा है उसकी मदद करने के लिए तैयार है, उसकी जय जयकार करने के लिए तैयार है। ये मन का भाव है। और उतना ही नहीं, और आगे बढ़ते हुए दूध भी 10-15 साल पहले का रेट और आप देखो गए साल से इस साल का रेट 8 से 10-12 रुपया लीटर तक भाव बढ़ा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। इस ग्वालियर और मुरैना अंचल में तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध कहीं होता है, तो आप दूध उत्पादित करते, मैं आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं। किसान मेहनत करके, पशुपालन करके दूध का उत्पादन तो कर सकता है, लेकिन सरकार अगर हाथ बढ़ा करके उसको सही से दाम दिलवा दे, उसको कीमत दिलवा दे, तो उसकी मेहनत सफल हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो दूध उत्पादन करेगा, भैंस का भी वो भी खरीदेंगे, गाय का वो भी खरीदेंगे, और गाय भैंस के दूध के साथ साथ उसको ठीक से दाम दिलाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। ऐसे में मैं जब देख रहा हूं इस तरफ से, तो आज मध्य प्रदेश देश में 3रे नंबर के है दूध उत्पादन में,
लेकिन धीरे धीरे करके दूध की राजधानी बनाएंगे। मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी नंबर 1 के स्थान पे ले जाएंगे। भोपाल नगर निगम के नए मुख्यालय अटल भवन का लोकार्पण भी आज सुर्खियों में रहा। सरकार ने इसे आधुनिक नगर प्रशासन की नई पहचान बताया। एक ही छत के नीचे पूरी नगर सरकार जियो थर्मल तकनीक, 300 किलोवाट सोलर सिस्टम और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन अब राजधानी की नई प्रशासनिक तस्वीर कहलाएगा। सरकार ने शिक्षा के मोर्चे पर भी बड़ा संदेश दिया। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में असफल विद्यार्थियों के लिए द्वितीय परीक्षा अवसर की शुरुआत कर दी गई। सरकार इसे नई शिक्षा सोच और विद्यार्थियों को तनाव मुक्त अवसर देने की पहल बता रही है। संदेश साफ है, असफलता अंतिम नहीं, सिस्टम अब दूसरा अवसर देने की बात कर रहा है। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञ पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ दूसरा एग्जाम काफी है या शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर भी गंभीर काम जरूरी है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि इस साल एमपी बोर्ड की परीक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम बीते 16 वर्षों में सबसे बेहतर रहा है। इसी प्रकार 10वीं के परीक्षा परिणाम भी अच्छे रहे, लेकिन कुछ परीक्षार्थी सफल नहीं हो सके। ऐसे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश सरकार सेकंड परीक्षा कराने जा रही है। द्वितीय परीक्षा या अवसर की शुरुआत 7 मई से हो रही। ऐसे बच्चे जिनको पहली परीक्षा में कोई कठिनाई आई है, उनको लिए दूसरा अवसर, अर्थात 1 साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होना, ये वाकई एक बड़ा मौका भी है। इसलिए आज के इस दौर में हम तो उस दौर में से निकले हैं जब साल में केवल 1 बार परीक्षा होती थी और किसी कारण से आप उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, रह गए, छूट गए, बीमार हो गए तो फिर अगले साल पे जाती थी। लेकिन अब समय बदला है, आज दोबारा मौका मिलता है। इसलिए ऐसे बच्चे जिनको किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में दिक्कत आ रही, उनको 7 मई से होने वाली परीक्षा के लिए मेरी अपनी ओर से अग्रिम शुभकामना है। आप सभी के लिए केवल ये परीक्षा नहीं है, आप केवल छात्र नहीं है, भविष्य की धरोहर है। इसलिए आप सबके प्रति आपके सपनों की मेहनत के लिए मैं आपका, आपके परिवार का और शिक्षकों का, सबका जो विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने की जवाबदारी भी आप ही की है। मैं समझता हूँ कि कभी कभी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होती, परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आते, इससे मन थोड़ी देर के लिए विचलित हो जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अपने सपने कभी रुकते नहीं, वह बस सही मौके का इंतज़ार करते हैं और यह वही मौका है। मैं हर विद्यार्थी से कह रहा हूँ, एक परिणाम आपके पूरे भविष्य की कहानी तय नहीं कर सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से भी यह अवसर इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। यह योजना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सपनों को फिर से उड़ान देने का संकल्प है। यह उन बच्चों की उम्मीद को भी नई किरण देने का काम है जो 10वीं या 12वीं परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए या नहीं दे पाए परीक्षा। द्वितीय परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक नई शुरुआत है, एक ऐसा मौका है जहां आप सभी अपनी मेहनत को फिर से सही साबित कर सकते हैं। धर्म का संदेश, राष्ट्रवाद का स्वर, महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव की अर्थव्यवस्था, स्मार्ट प्रशासन और शिक्षा में दूसरा मौका। सरकार ने एक दिन में कई बड़े नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र में तस्वीर सिर्फ मंच से तय नहीं होती, जमीन भी अपना सच लिखती है। अब देखना होगा ये घोषणाएं आने वाले समय में बदलाव बन पाती है या सिर्फ राजनीति डेडलाइन बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।